चंद्रयान तृतीय चांद पर कब पहुंचेगा? चंद्रयान तृतीय को चांद तक पहुंचने के लिए 3,84,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अंतरिक्ष यान द्वारा ले जाए गए लैंडर के 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। और ये चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान जब निकलेगा लैंडर विक्रम से सॉफ्ट लैंडिंग के बाद, तो इस बार क्या खोजता है डार्क साइड ऑफ मून में। 14 दिन तक स्टडी करने वाला है और वो होगा एक लूनर डे। अब चांद पर एक दिन जो होता है वो पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। तो इन 14 दिनों में वो वहां पर स्टडी करेगा और वो भी बेहद जबरदस्त होगी। और दोस्तों, वो जो चीजें वहां से निकाल कर ले आएगा तो इन बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसियों के मुंह पर ताला लगा देंगे और समझ जाएंगे लोग कि भैया भारत की तरफ से समझने की क्या बात है। और आपको बता दें कि चाइना बड़ा बौखलाया हुआ है, क्योंकि चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो चलाता है, तो ऐसे में चाइना भी बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएगा और वो बहुत बौखलाया हुआ है। अब भारत ऐसे में यहाँ वहां जा रहा है, क्या कर रहा है, और उसका जो ये मिशन जो चल रहा है वो डिफेंस पे तो बेस्ड नहीं है। कहीं वो चाइना के यहाँ पर कुछ जासूसी करने के लिए तो नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि उसको ये डर लगा रहता है। कुल मिलाकर बात यह है कि भारत अगर कोई स्पेस मिशन भेज रहा है तो कुछ ना कुछ चाइना को लग रहा है कि मेरी खुफिया पंथी करेगा। तो बस यही चीज चलती रहती है। लेकिन इतना तय है कि इसरो की जो इज्जत है वो एक अलग लेवल तक पहुंच चुकी है, क्योंकि चंद्रयान 3 चल पड़ा है, निकल चला है अपने मिशन पर। और भारत का ये चंद्रयान चंद्रमा की सतह को फतह करने के लिए जा रहा है। तो इस बार क्या खोजेगा चंद्रयान 3, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई है। भारत को सुपर शक्तियों के द्वारा सम्मान पूर्वक देखा जा रहा है। तो इस बार क्या नया कारनामा करने वाला है इसरो का चंद्रयान 3। विज्ञानी की जो फीलिंग है ये बिल्कुल डिफरेंट है और ये 2008 के वक्त से है। जब चंद्रयान 1 को भेजा गया था तब बड़ी ही हीन भावना से भारत को देखा जाता था। उस वक्त जो सारी सुपर पावर्स है ये बोलती थी कि चलो ठीक है, अपना स्वदेशी स्पेस क्राफ्ट बना लिया है, बजट कम है इनके पास, ये क्या कर लेंगे, जाने दो चांद पर, देखते हैं कि ये क्या करेंगे। तो उस वक्त कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, कोई ज्यादा हलचल नहीं थी। और 2008 की बात बता रहे हैं। उसके बाद जो हुआ वो चमत्कार था। चंद्रयान 1 को इसरो के द्वारा इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वो आने वाले मून मिशंस का रास्ता प्रशस्त कर सके। और उसके अंदर ऐसा क्या प्रूफ डालकर भेजा गया था कि जो हार्ड लैंड करता चांद की डार्क साइड पर उस वक्त कोई नहीं उतरा था। और वहां पहुंचकर उसने वो सारी इंफॉर्मेशन चंद्रयान 1 तक भेज दी कि जिसे लेकर दी गई इसरो के सेंटर तक, जिसमें बताया गया कि किस तरीके का क्या वातावरण है और अगर हमको यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी है तो इसके लिए हमें क्या क्या इक्विपमेंट यूज करने होंगे, क्या क्या सिस्टम से ये लगाने होंगे। तो सारा डेटा अब चंद्रयान 1 से होता हुआ इसरो तक पहुंच चुका था। जब चंद्रयान 1 में वो प्रोमो रिलीज किया, वो चंद्रमा की सतह से टकराया, तो उसके बाद जो स्टडी की गई, उसने जो भी रिसर्च किए, जो एक्सपेरिमेंट किया वहां की मिट्टी पे, तब उसे पता चला कि वहां पर पानी हो सकता है। तो चंद्रयान 1 वो पहला मिशन था दुनिया का जिसने बताया था कि चंद्रमा पर पानी मौजूद है। लेकिन नासा ने सीधे तो नहीं, लेकिन 80 और 90% इनकार कर दिया था कि क्या बात कर रहे हो तुम लोग, अरे तुम तो एक छोटी सी स्पेस एजेंसी हो, पहला मिशन लॉन्च किया और तुमने पानी खोज लिया। अरे हमने वहां 3,000 करोड़ रुपए से ऊपर खर्च किया है और हमें वहां पर कुछ नहीं मिला और तुम पानी होने की बात कर रहे हो। और दोस्तों, उसके बाद जब ये बात अंग्रेजों को पता चल गई, पहले तो इन्होंने ना किया कि जैसे कि हम सबसे सुपीरियर हैं, हम ही सबसे ऊंचा सोचते हैं, तो इनके जो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो इन्होंने भेजा ल्यूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर। तो जब भी वो वहां पहुंचा और वहां से इसने प्रोब रिलीज किया, नीचे टकराया क्रेटर्स पर और वहां से जो उल्टी बारिश शुरू हुई। जी हाँ, बारिश कहने का मतलब जो चंद्रमा के क्रेटर्स है, जो बड़े बड़े गड्ढे बने हैं, वो इसलिए बने हैं क्योंकि चंद्रमा का कोई एनवायरमेंट नहीं है। और जब भी एनवायरमेंट नहीं होता है तो कोई भी आता है, चाहे वो मिटियोरिटीज हो, चाहे वो धूमकेतु, चाहे कुछ भी ऐसी चीज हो, ये जब चांद में घुसते हैं तो उन्हें वहां एनवायरमेंट नहीं मिलता है, तो वो फिर से नहीं जलते हैं। कहा जाए तो जिस तरह से धरती पे होता है, आपने टूटते तारों को तो देखा होगा, वो वही छोटे छोटे रहते हैं जो धरती के वायुमंडल में एंटर करते हैं। उन्हें महसूस होता है कि बहुत सारी गैस है, बहुत किलोमीटर ऊपर तक गैसेस है और उससे वो जल के खत्म हो जाते हैं। लेकिन चंद्रमा पे क्योंकि वायुमंडल है नहीं, तो एकदम इसका एटमॉस्फेयर सीधे एंटर करता है, उसकी जमीन में टकराते हैं, जहां बड़े बड़े छेद हो जाते हैं। चंद्रयान 1 ने बताया है कि उसी के अंदर में, यानी कि उन्हीं क्रिएटर्स के अंदर में जो पानी है वो बर्फ बनकर जमा हुआ है। और जब मिशन भेजा गया तो उसने एक प्रॉप भेजा जो क्रेटर्स के अंदर गया, टकराया और उसके बाद से वो वहां से निकाला गया। अब इसके जो टुकड़े हुए जो हमें मिले उससे उन्होंने स्टडी किया और जब ये टुकड़े नीचे टकराए
तो वहां से उल्टी बारिश शुरू हो गई। उल्टी बारिश का मतलब यहाँ पर कि जो बर्फ के टुकड़े हैं वो ऊपर की ओर हैं। कोई उल्कापिंड टकराता है जो कि लगातार वहां पर होता रहता है, क्योंकि वहां पर वातावरण नहीं है। इसी वजह से भी बहुत सारे उल्कापिंड है जो वहां आके टकराने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ के वायुमंडल से जल जाते हैं। अब चंद्रमा में रेगुलर होता है जब वहां की धरती से टक्कर होती है तो वहां का जो पानी है वो ऊपर की तरफ उठता है, एकदम उल्टी बारिश की तरह वहां पर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और जब LRO मिशन ने समझा कि इसके अंदर तो पानी हो सकता है, उसके बाद ही उन्होंने कहा कि चांद पर पानी है लेकिन बेहद कम है। उसके बाद तीसरा मिशन उन्होंने भेजा था और इस मिशन ने कंफर्म कर दिया कि लगभग 500 ट्रिलियन लीटर पानी वहां पर मौजूद हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, और इतना काफी है मून पर बेस बनाने के लिए और वहां कॉलोनियां स्थापित करने के लिए। तो ये बड़ी खोज चंद्रयान 1 ने की थी। चंद्रमा की सतह पर पहले मिशन से ही भारत ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कायम कर दी थी। उसके बाद जो चंद्रयान 2 था वो फेल हुआ, लोगों के दिल टूटे, लेकिन इट्स ओके। अब चंद्रयान 3 जा रहा है, पूरे कॉन्फिडेंस से जा रहा है। इस बार उम्मीद है कि वो सटीक काम करे, क्योंकि ये फेलियर बेस्ड मॉडल पर बेस्ड है और जो गलती हमसे हुई थी उसको हमने करेक्ट कर दिया है और ज्यादा उसको बेहतर बना दिया है। और इस बार जो लैंडर है वो सॉफ्ट लैंड करके रहेगा और ये करने के बाद भारत दुनिया की चौथी ऐसी कंट्री बन जाएगी जिसने सॉफ्ट लैंडिंग को अचीव किया है। और अगर मून पर भारत ने सॉफ्ट लैंडिंग कर दिया तो भारत कहीं पर भी सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा, क्योंकि वही तरीका हर जगह होगा। और दोस्तों, अब ऐसी स्थिति में अमेरिका हो चाहे दुनिया की कोई भी कंट्री हो, तो ऐसे में भारत को सभी सीरियसली लेने लगे हैं। 2008 के उस माहौल को जहां अच्छे तरीके से नहीं देखा जाता था और इसरो को भारत का इतना बड़ा स्पेस नहीं माना जाता था, वहीं आज दुनिया की सबसे बड़ी जो सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी इसरो बन चुका है। हमने न जाने कितने देशों के सैटेलाइट लॉन्च कर दिए हैं और अभी हम सबसे कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से सबसे कम बजट में भेजने वाले कंट्री बन चुके हैं। तो अंतरिक्ष में किसी भी चीज को भेजना है अमेरिका के कंपैरिजन में, और वहीं इसरो इस रूट को बेहद कम रेट में अंतरिक्ष में सेट कर देगा। जी हाँ दोस्तों, उस वक्त जो कहा जाता था अमेरिका के द्वारा और बड़ी कंट्रीज के द्वारा, जो कि यूरोपियन कंट्रीज हमेशा बोलते हैं कि इनका तो बजट ही कम है, ये क्या कर पाएंगे, तो उसी कम बजट को अब शक्ति बना लिया है इसरो ने। और दोस्तों, उल्टी बारिश तो चलिए ठीक है, कौन कौन से फिनोमिनल है चंद्रमा के ऊपर ये सारा पता लगा लेगा प्रज्ञान रोवर। हो सकता है कि पहले मिशन में जब हमने पानी खोज ही लिया है, तो हो सकता है कि इस बार तीसरे मिशन में जो बहुत ही कॉन्सोलेटेड, बहुत ही कॉन्फिडेंस हो रहा है, तो यहाँ पर कोई नई चीज, कोई नई फिनोमिनल पता लग ही जाएगा। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो साइंस एक्टिविटी, भूकंपीय एक्टिविटी को मापेगा चंद्रमा में। अब देखिए, बहुत जरूरी है। और आपको बता दे कि धरती के अंदर हमेशा कोई ना कोई इनर हल्की हल्की एक्टिविटीज होती रहती है, क्योंकि धरती के अंदर हम सभी जानते हैं कि प्लेट्स हैं, तो वो प्लेट घूम रही है जिसकी वजह से सेस्मिक वेव्स जो है वो निकलती रहती है। अब देखना ये है कि जिस तरह से नासा ने बताया है कि चंद्रमा पूरे तरीके से ठंडा हो चुका है, वहां पर लावा तो मौजूद है पर उन लावा ट्यूब्स में कोई लाभ नहीं है। तो क्या ऐसे में मून का जो कोर है वो पूरे तरीके से शांत हो चुका है? जिस तरीके से धरती का जो कोर है, जो बीच का पार्ट है जिसके अंदर लावा भरा रहता है, तो वो बहुत गर्म होता है, या मून का कोई सेंट्रल कोर है जो अभी भी एक्टिव है या फिर पूरी तरह से मर चुका है? और क्या चंद्रमा की सतह के नीचे भी उसी प्रकार के प्लेट्स हैं जिस प्रकार से धरती के अंदर प्लेट्स हैं? यानी कहा जाए कि चंद्रमा का कॉम्पोजिशन किस प्रकार का है, धरती की तरह है या कुछ अलग है? क्योंकि थ्योरीज भी कई बार दी गई है कि चांद अंदर से खोखला है। अब ये भी कहा जाए तो हो सकता है कि जिसके अंदर जीवन भी हो तो कुछ भी नकारा नहीं जा सकता। और क्या खोज कर निकालेगा प्रज्ञान रोवर, तो इसके बारे में हमको तब पता चलेगा जब चंद्रयान 3 मून की सतह पर लैंड करेगा। तो इसलिए बने रहिए हमारे साथ चंद्रयान 3 की इस यात्रा में। जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी चंद्रयान से रिलेटेड, तो हम आपके लिए वो सबसे पहले लेकर आते रहेंगे। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और इसी तरह से हमें आप सपोर्ट करते रहें। आपका ये प्यार हमारे लिए और भारत की शान के लिए है, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। तो दोस्तों, आपका क्या विचार है इस मुद्दे के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। तो हम आपसे मिलेंगे अगली बार एक और दिलचस्प वीडियो में, एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। और इस वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।